Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा पार्ट 23वां रहने वाला है। इससे पहले हमने 22 पार्ट को आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और इसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। आइए इसी के साथ साथ देखें फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक हमने यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट जो है हमने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप सारी वीडियोस, पीडीएफ्स, मोटिवेशनल कोट्स, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पाएंगे और डेली जो क्विज़ हम प्रोवाइड कराते हैं आप वहाँ जो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से आप डेली अटेम्प्ट करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो और अच्छी हो सके। फ्रेंड्स, ये डेली बेसिस पे वीडियो आती है, आप ज़रूर इस सभी वीडियो को देखें और क्विज को ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करें। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स। कहा गया कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस रन्स थ्रू, एक ये किससे बात की जा रही है, किस यूनिट से? ये फर्स्ट पेपर का है, पेपर फर्स्ट का है कि कम्युनिकेशन से जो हमारी चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन की, उसमें ये बात की जा रही है। कहा गया कि जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो किस किस के थ्रू होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सेंडर, ऑप्शन बी में दिया गया है रिसीवर, ऑप्शन सी में दिया गया चैनल, ऑप्शन डी में दिया गया है ऑल ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें तो जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस किस से गुजरता है, तो सेंडर, सबसे पहला सेंडर होगा, फिर उसके बाद रिसीवर होगा, फिर चैनल भी उसमें आ जाएगा। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में होता है वो सारी चीज़ें होती हैं, सेंडर, रिसीवर, चैनल, ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए इसको डिटेल में हम बताएं फ्रेंड्स। कहा गया कि जो ये सेंडर होता है, अब ये प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। उसमें सबसे पहले सेंडर आएगा, सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को इनकोड करेगा, अपने तरीके से बनाएगा, फिर वो मैसेज भेजेगा किसको? रिसीवर को, एक चैनल के माध्यम से रिसीवर को ये मैसेज भेजेगा। रिसीवर क्या करेगा? ये डिकोड फिर करेगा। ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जो इसी प्रोसेस के थ्रू एक जो बात होती है, एक जो गुफ्तगू होती है आपस में दो व्यक्तियों के बीच में, वो कंप्लीट होती है ऐसे ही। फिर उसके बाद लास्ट में जो रिसीवर मैसेज को रिसीव करके वो उसको डिकोड करता है, जो भी बातें उसको समझ में आती है उसके रूप में वो फिर फीडबैक के रूप में ये सेंडर के पास फिर भेजता है। ये पूरी बातें कंप्लीट होती हैं, यही एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि इफ P इज टू द साउथ ऑफ Q, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रीजनिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है और ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम इसमें देखेंगे कि क्या है। इफ P की बात की जा रही है, इज टू द साउथ ऑफ द Q, इसमें 4 डायरेक्शन होती है बेसिकली फ्रेंड्स। हम डायरेक्शन पहले बना लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डायरेक्शन बना देते हैं। मान लीजिए ये है, ये ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, यानी दक्षिण बोलते हैं। और यहाँ ये इस साइड को वेस्ट बोलते हैं यानी पश्चिम बोलते हैं, और इसको जो है ईस्ट बोलते हैं यानी पूर्व बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड पढ़ें तो कहा गया कि रीड, अगर जो क्वेश्चन को करें तो कहा गया कि इफ P इज टू द साउथ ऑफ Q, P जो है, मान लीजिए P को यहां पे हम रखते हैं, P के कहां पे है? साउथ में Q के। अगर जो Q को हम यहां पे रखें, Q मान लीजिए यहां पे ये, तो कहा गया कि P जो है साउथ में Q के साउथ में, मतलब P यहां पे होगा। Q के साउथ में कहा है तो P साउथ कहां पे है? ये डायरेक्शन है तो P यहां पे होगा। फिर क्या कहा गया कि R जो है इज टू द ईस्ट ऑफ Q, Q के ईस्ट में R,
ईस्ट यहाँ पे, तो आर को हम यहाँ पे रख देते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि इन व्हाट डायरेक्शन, अब हमसे ये जो दिशा है वो पूछी गई कि इन व्हाट डायरेक्शन पी विद रिस्पेक्ट टू आर। पी का जो है, पी को पूछा गया, पी डायरेक्शन पूछा गया पी विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में पी का डायरेक्शन क्या है? आर के रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट में पी का डायरेक्शन हमसे ये पूछा गया है फ्रेंड्स। ये हमसे पूछा गया यहाँ पे, तो ये क्या डायरेक्शन होगा? यहाँ पे ये है, तो अब मान लीजिए यहीं पे हम खींचते हैं लाइन, तो इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? मान लेते हैं हम ये इसमें, ये बीच में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो साउथ में आ जाएगा इसके, और ये इधर से ईस्ट में आ जाएगा, इधर से वेस्ट में आ जाएगा। जब वेस्ट और साउथ के बीच में जो आएगा ये ऐसे ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए बात करते हैं अगले सवाल को। फ्रेंड्स, ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया कि व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, जब कंप्यूटर बूट होता है, बूट का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ये एक प्रोसेस है स्टार्ट होने का। कहा गया कि व्हेन कंप्यूटर इज बूटिंग, BIOS जो होता है, बायोस जो होता है, इज लोडेड टू द मेमोरी बाय, कि यानी बायोस जो होता है लोड किया जाता है मेमोरी में, किसके थ्रू? रोम के थ्रू जो है ये लोड किया जाता है। रोम जो मेमोरी होती है, दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक जो है एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें आती हैं, रोम और रैम। रोम जो होती है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मेमोरी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, उसमें कुछ चीजें जो होती हैं लोड की जा सकती हैं। इसी वजह से फ्रेंड जो इसमें लोडेड, हमें पॉइंट को देखना है कि हमें एक एक पॉइंट को देखना है, उस हिसाब से हमें पकड़ना है। कहा गया कि जो बायोस होता है वो लोड किया जाता है मेमोरी में, किसके थ्रू लोड किया जाता है? रोम के थ्रू, क्योंकि रोम जो होती है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। आइए रोम के बारे में हमने आपसे अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है। रोम जो है एक रीड ओनली मेमोरी है, और ये जैसा कि हमने बताया ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि यूज की जाती है कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। और जो डेटा स्टोर किए जाते हैं रोम में, ये सिर्फ रीड करने के लिए होते हैं। और अगर यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमें क्वेश्चन में पकड़ना था यहाँ से, कि रोम जो होती है एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है। इसका मतलब ये होगा कि जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो मेंटेन रखी जाती है इवन इफ द कंप्यूटर इज लॉसेस पावर। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है उसके बाद भी जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें पड़ी होती है। अच्छा, ये देखिए कि रोम जो कहाँ पे लोकेट होती है? बायोस जो चिप होती है उस पे, और ये बायोस चिप कहाँ पे होता है? जो मदरबोर्ड होता है उसमें ये लगा हुआ होता है। और ये एक मेमोरी सर्किटरी होती है जो होल्ड करके रहती है कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, एक जो सबसे ज्यादा चुनौती की बात होती है टीचर के सामने वो क्या होती है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। क्या क्लास में, एक कक्षा में डिसिप्लिन मेंटेन रखना ये एक टीचर के लिए चैलेंज होता है? ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सही नहीं है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखी जाए। एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। ऑप्शन बी में देखा जाए टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, कि छात्रों को अपना होमवर्क करने के लिए एक टीचर कहे कि बच्चों से कि अपना होमवर्क को कंप्लीट करना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती है। अगर ऑप्शन सी को देखें, कहा गया कि टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, कि
क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए क्या स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए एक बड़ी चुनौती होती है? ये भी नहीं होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो उसको कैसे इंजॉयबल बनाया जा सके, यानी एक क्लासरूम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कैसे टीचिंग लर्निंग को एक इंजॉयबल वे में रखा जाए, यानी जो क्लास में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से सीख पाएं, वो भी इंजॉय के साथ। ये टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। आई होप फ्रेंड्स ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल को, देखते हैं। कहा गया कि द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, यानी कौन सा इसमें प्रोसेस है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन ए में दिया गया ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी में दिया गया मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी में दिया गया कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी में दिया गया है कंटेंट एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस का यूज नहीं किया जाता है, इसमें जो इसका प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन करना, मैनिपुलेशन करना डेटा का, और जो वेरिएबल है उसको कंट्रोल करके रखना। ये सारी चीज़ें जो होती है तीनों, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोलिंग, ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आती हैं, लेकिन कंटेंट एनालिसिस एक्सपेरिमेंट रिसर्च में नहीं आती। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं और क्या है फ्रेंड्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात करें, कहा गया कि ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच होती है रिसर्च करने के लिए, जो इस्टेब्लिश करती है एक कॉजल रिलेशनशिप को। कॉजल रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल के बीच में जो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल इफेक्ट पड़ रहा है उसको कॉजल रिलेशनशिप कहते हैं। कॉजल रिलेशनशिप का मतलब दो वेरिएबल जब आपस में कोरिलेट करते हैं उसको कॉजल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि यहां पे दिया गया है, इट इज डिजाइन फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर, या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। और अगर इसमें एक पॉइंट बताया गया कि जो ये चार एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एक्सपेरिमेंट रिसर्च के, कौन कौन से, कंट्रोल हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया एंड रेप्लिकेशन हो गया। ये चारों जो एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। और क्वेश्चन हमसे यहीं से पूछा गया था माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए सवाल के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।